अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराज अहमद अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी वीडियो है, वो यूसेट के ऊपर है। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम यूसेट का जो पास्ट पेपर है, जो 4 सितंबर सन 2022 को हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कंडक्ट किया गया, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप यूसेट की तैयारी करना चाहते हैं या आपको किसी किस्म का कोई भी मसला दरपेश है, आपका कोई क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी यूसेट के हवाले से या लैट के हवाले से, तो आप काइंडली दिए गए किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में, ये जो 5 नंबर यहाँ पे आपने 5 नंबर कैसे टैकल करने हैं, इस 5 नंबर के पोर्शन को कैसे आपने सॉर्ट आउट करना है कि आपका एक नंबर भी इस पोर्शन में से ज़ाया ना जाए। क्योंकि आपको पता है लैट के लिए, यूसेट के लिए, या कोई भी एंट्री टेस्ट है आपका, उसमें आपका एक एक नंबर जो है वो आपका कीमती है। तो इसी चैनल के ऊपर रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में जो है वो डिटेल के साथ एक लेक्चर अपलोड हुआ पड़ा है आमिर साहब का, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो आपके 2 एमसीक्यूज आए थे वो नियरली ऑपोजिट, यानी 2 एंटोनिम्स के आए थे और 2 आपके सिनोनिम्स आए थे, नियरली सिमिलर। अब जो हमारे पास 2 नियरली ऑपोजिट एमसीक्यूज थे, उसमें से मुझे एक मिला, दूसरा नहीं मिला। जो एक मिला वो आपके सामने है। यहाँ पे एक पूरे का पूरा सिर्फ आपको एक लफ्ज़ नहीं दिया गया होता कि इसका आप जो है वो एंटोनिम्स या आप इसका सिनोनिम्स निकाल के सामने रख दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको एक स्टेटमेंट दी गई होती है, कोई एक सेंटेंस दिया गया होता है, उस एक सेंटेंस के अंदर कोई एक ऐसा वर्ड होता है जो हाईलाइटेड होता है, यानी कि कैपिटल वर्ड में लिखा होता है, उसका आपने सिनोनिम निकालना होता है। तो उस स्टेटमेंट के अंदर जो लफ्ज़ था वो ट्रैकलिस्ट था, जिसको हाईलाइट किया गया था, जिसका ऑपोजिट मीनिंग यानी पूछा गया था एंटोनिम्स। तो सबसे पहले किसी भी वर्ड का एंटोनिम्स या सिनोनिम निकालना हो तो सबसे पहले आपने ऐसा करना होता है, उस लफ्ज़ का मतलब समझना होता है कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रैकलिस्ट का जो मतलब है, वो हमारे पास जो मानी है इसका ट्रैकलिस्ट का, वो बेनिशान, भटक जाना यानी बेसुराख, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई मंजिल ना हो, ठीक है, जिसका कोई नामो निशान ना हो, बस आप चलते जा रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि जाना किस तरफ है। तो इसी तरह अगर हम ट्रैकलिस्ट का उल्ट देखें, यानी जो इसका राइट आंसर है, जो ए बी सी और डी में दिया गया है, हमारे पास पहला एनिमल। अब एनिमल तो जानवर होता है, ये नहीं हो सकता। दूसरे नंबर में हमारे पास पाथ है, रास्ता। ये कि आपके पास रास्ता ही नहीं है, ट्रैक है ही नहीं, ट्रैकलेस, यानी आप रास्ते पे नहीं है। तो दूसरा हमें जो ऑप्शन बी दिया गया नंबर 2 पे, वो हमारे पास पाथ, यानी कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका पाथ बनता है। आगे आप ट्रीज, दरख्त, टेंट्स, ये बिल्कुल भी किसी तरह ट्रैकलेस के ऑपोजिट मीनिंग में नहीं आते। अगर ट्रैकलेस का ऑपोजिट मीनिंग देखा जाए तो वो हमारे पास जो इसका राइट आंसर आता है वो पाथ ही आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने दूसरे पोर्शन की तरफ, जो हमारे पास सिनोनिम्स के 2 एमसीक्यूज आए थे, उनको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर 1 पे है वो है सॉलमली। इसका जो मतलब है, जो इसका मानी है, वो हमारे पास संजीदगी से, यानी कोई भी आप जो है ना मुकम्मल कोई भी काम करते हैं, संजीदगी से करते हैं, फोकस करके कोई भी काम आप जब करते हैं, तो वो उसको आप कहते हैं सॉलमली। यानी यहाँ पे फोकस भी आप इसका कह सकते हैं कि इसका जो बनता है, सिनोनिम बनता है, वो आपका सॉलमली का भी बनता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए देखें, हमारे पास डेंजर है। ऑप्शन बी देखें, फुलिश, डेंजर का खतरनाक होता है, फुलिश का जो है वो आपके पास बेवकूफ़ होता है। और तीसरा जो आपके पास सीरियस, आप कहना कोई भी काम आप जब करते हैं संजीदगी से करते हैं, फोकस करके करते हैं, यानी कि सीरियस होकर करते हैं। तो यहाँ पे जो सॉलमली का जो राइट आंसर बनता है, इसका जो सिनोनिम्स है, वो हमारे पास सीरियस ही राइट आंसर है। और आखिर में जो ऑप्शन डी है वो टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, यानी कि जब आप थक गए तो आप काम नहीं कर रहे हैं। जब आप सीरियस हैं, संजीदा हैं, फोकस्ड हैं, तब ये आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सॉलमली का बेटा हमारे पास जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सीरियस। तो इसी पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। मैंने बताया कि आपके एंटोनिम्स में 2 एमसीक्यूज होते हैं और 2 एमसीक्यूज होते हैं आपके सिनोनिम्स में। टिमडी हमारे पास जो है TIMIDY, टिमडी, इसका जो मतलब है, जो इसका मानी है, वो हमारे पास एक डरपोक, यानी बुजदिल, कोवर्ड। अब हम देखिए इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास एक्साइटेड, पुरजोश, अनईजी, शे, यानी कि शर्मिंदा, शर्मिंदा नहीं, शर्मीला। और डी ऑप्शन हमारे पास आता है अपसेट। अपसेट भी किसी हद तक आ सकता है, लेकिन वो शर्मीला नहीं है।
वो डरपोक नहीं है, वो एक ख़ास लम्हे की वजह से जो है वो अपसेट हुआ पड़ा। शायद वो 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जो है ना वो दोबारा जो है अपना उस पे आ जाए, खुद एतमादी पे आ जाए, कॉन्फिडेंस पे आ जाए, अपना काम करने के काबिल हो जाए। तो ये जो शय हो गया, डरपोक हो गया, वो एक बंदे की पर्सनैलिटी होती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने उनको देखना होता है कि पर्सनैलिटी के तौर पे ये चीज़ की जाए, ट्रिक लगती है। अब डरपोक एक बंदे की पर्सनैलिटी है, अपसेट ये एक बंदे की पर्सनैलिटी नहीं है। मे बी वो 1 महीने के लिए अपसेट हो किसी मसले की वजह से, 2 दिन के लिए हो, उसके बाद वो अपने रिदम पे आ जाए, अपनी जगह पे आ जाए। तो ये चीज़ होती है। तो हमारे पास जो है वो टिमोजी का जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास शे, यानी कि जो बंदा आपका शर्मीला, जिस बंदे का शर्मीलापन होता है वो इसका राइट आंसर है, डरपोक का। उसके बाद बेटा हम देखते हैं आगे हमारे पास पोजीशन है जी एनोलॉजी का। वैसे इसके 5 एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके सामने 4 एमसीक्यूज हैं। बाय द वे जो पर्चा मेरे तक पहुँचा एक स्टूडेंट के थ्रू, तो उस पे जो लिखे हुए थे वो 4 ही थे और आगे इनके ऑप्शंस भी नहीं लिखे हुए हैं। तो भाई वे जो चीज़ मेरे तक पहुंची वो आप तक पहुंचाना मेरा हक है, तो इसी तरह मैंने इस पोर्शन को स्किप नहीं किया। अब एनोलॉजी को जो है ना वो आपने कैसे तैयार करना है, इसका भी प्रॉपर पूरा लेक्चर जो है वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड हुआ पड़ा है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इस पोर्शन में 5 नंबर कन्फर्म करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके ओपन कर लें। यूज आर्टिकल जो सीरीज है उसमें आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था, एमसीक्यूज नंबर 1 स्टेटमेंट जो थी एनोलॉजी में, वो हमारे पास हेड और हेयर। अब आप देख लें जो आपके बाल हैं वो एक चीज़ में समाये हुए हैं, यानी हेड पूरा आपकी एक चीज़ है, पूरा एक सर है, आपके बाल जो है ना वो उसका हिस्सा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगी है, तो इसी कंडीशन के थ्रू आपने इसका राइट आंसर देखना होगा कि यहाँ पे लॉजिकली क्या बात की जा रही है, कंडीशनली कौन सी बात की जा रही है, तो उसका जो राइट आंसर होगा उससे मिलता जुलता आपने देखना होगा। एनोलॉजी में अक्सर ना आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी कि आप फोकस रहेंगे, सॉलमली रहेंगे, संजीदगी से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, टैकल कर रहे होंगे, तो आप जो है ये जो 5 नंबर हैं ये कभी भी आपके हाथ से नहीं निकल सकते। नेक्स्ट हमारे पास है बी और हनी, यानी शहद की मक्खी और उसका शहद। अब आप देख लें, जैसे आप कह रहे हैं कि काऊ या मिल्क, ये इसका राइट आंसर बन सकता है। अब मिल्क जो है वो किससे निकलता है, काऊ से, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब शायद जो है वो कौन बनाता है, शहद की मक्खी बनाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने देखना होता है, अट्रैक्ट करना होता है, कंडीशनली देखना होता है, कॉन्सेप्चुअली जो है ना वो हमने उनको देखना होता है कि यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो फेथफुल, यानी फेथफुल क्या है, वफादारी, और आगे फैमिली। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान कोशिश करता है कि वो अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ या अपनी फैमिली के साथ वो वफादार रहे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर था वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बाय द वे ये चीज़ आप देख सकते हैं कंडीशनली जो है या कॉन्सेप्चुअली जो है वो बात का रुख किस तरफ है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने ABCD में से कोई एक जो है वो करना होता है सिलेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास बेटा यंग और ओल्ड। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कंडीशन जो है वो एक आपके सामने रखी गई है, यानी यंग और ओल्ड, यानी एक चीज़ न्यू है या एक चीज़ ओल्ड है, ये भी आप कह सकते हैं। या एक आप ये कह लेंगे फ्यूचर और पास्ट, फ्यूचर और पास्ट भी इसका राइट आंसर हो सकता है, यानी एक चीज़ गुजरी हुई है, ठीक है, और एक चीज़ नई आने वाली है, और एक यंग है और ओल्ड है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो ये 4 MCQ से मेरे सामने जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। बाय द वे इनके राइट आंसर जो है वो मेरे तक नहीं पहुँचे, लेकिन जो स्टेटमेंट थी जो पूछा गया था वो मैंने आपके सामने ज़रूर रखी है। आगे आपके पास मैथ्स का पोर्शन बेटा आ गया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। ये आपका 25 मार्क्स का पोर्शन है। काफ़ी बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं होती, तो ये वो मैथ नहीं है जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ के आए होते हैं, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या आप ICS के हैं या आप जनरल साइंस में आपने मैथ्स पढ़ी है, तो ये वो वाली मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे पास इस पोर्शन का MCQ नंबर 1 है, यहाँ पे C का क्यूब दिया गया और 125, तो हमें नीचे एक ऑप्शन दिए गए थे ABCD में 5, 7, 8, 9, 10, इनमें से कोई भी आप एक जो है वो सिलेक्ट करें कि कौन सा इसका राइट आंसर बनता है। तो इसको देखिए मैंने सामने सॉल्व किया हुआ है। 5 का अगर आप क्यूब निकालें तो वो आपके पास 125 बनता है। तो यहाँ पे 5 जो है 5 वो आपके पास राइट आंसर है। इस तरह जो MCQs, इसमें कुछ चीज़ मैंने ऐसी लिखी हुई हैं कि वो MCQs मुझे नहीं पता कि कौन से थे, लेकिन ये पता कि किस एरिया से आए, मतलब एरिया कौन सा था। जैसे कि एक MCQs आपका बेटा आया था रेक्टेंगुलर के हवाले से, परसेंटेज के हवाले से। मेरे ख्याल से ये 9 नहीं है, कोई और चीज़ लिखी हुई थी वहाँ पे, मैंने वैसी एग्जाम्पल के तौर पर लिख दी यहाँ पे 9।
मे बी 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन आपका आया था, और बाकी LCM का भी एक क्वेश्चन आपका आया था। और नेक्स्ट आपके पास 5 जो MCQs नंबर 5 वो आपके पास HCF है, ठीक है। अब ये LCM और HCF ये वो चीज़ें जो आप 7वीं 8वीं की किताब में पढ़ के आए हैं, और परसेंटेज वगैरह भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसने पूछा हुआ था, मेरे ख्याल से 2 का पूछा हुआ था या 3 का, इस तरह जो पर्चा मेरे पास पहुंचा वो थोड़ा ब्लर था, वाजिया समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने जस्ट ये हाईलाइट कर दिया कि इस पोर्शन में से MCQs आया था, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, जहन में रख लीजिएगा। आगे है MCQs नंबर 7 आपके पास ऑड नंबर पूछे गए थे। इसमें से रेलेवेंट आप मुझे नहीं पता कि ऑड नंबर पूछे गए थे या ऑड नंबर दिए गए थे या कुछ और चीज़ पूछी गई थी, लेकिन जो MCQs था वो ऑड नंबर की रेलेवेंट था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा, उसमें हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। अब ये आपके ऑड नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे जो है ना ये आपने ज़हन नशीं करने हैं। ये आई थिंक सो आप छठी की किताब उठा के देख लें, मैथ्स की, रियाजी की, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी इजीली। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज का एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, मोड ऑफ द सीरीज। इस तरह कोई क्वेश्चन था, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इसको कि मोड ऑफ द सीरीज। अब आगे इसके कौन से डिजिट थे, 2 3 4 6 कौन से थे वो मेरे तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये इस चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया कि एरिया कौन सा था, पॉइंट कौन सा था, आपके पास सीरीज का क्वेश्चन जो भी वो भी आपका आया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 2x + 3y = k। अब इसमें k की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी थी, तो इसी तरह नीचे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप देखें यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमें दी गई है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे x को और y को हम पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो 10k आ गया। यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो 10 है। इस तरह और क्वेश्चंस भी हैं, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपके यूसेट में अच्छे मार्क्स आएँ और ये पोर्शन आपका इजीली टैकल हो जाए। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्वेश्चन ऐसे हैं, लेंथी हैं थोड़े, लेकिन उनको मैंने सोल्ड आउट किया हुआ है ताकि आपके लिए आसानी रहे। इस तरह क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 11 है, 2x - 3 = 7। अब यहाँ पे हमने x जो है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे x को हम कैसे फाइंड करेंगे, 2x को हमने सेपरेटली कर लिया एक साइड पे, और -3 वहाँ पे जाके +3 हो गया। इस तरह हमारे पास 2x = 10 और x हमने साइड पे कर लिया, और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 5। 10 को 2 से हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास 5 जो है वो इसका राइट आंसर आ गया x की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 11 आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके पास है वो है जी आपके पास एज प्रॉब्लम क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन मुझे नहीं पता कौन सा आया था, लेकिन इतना आइडिया आपको ज़रूर दे रहा हूँ कि इस पोर्शन में क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपका एक क्वेश्चन एज की प्रॉब्लम के रेलेवेंट भी आया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है 5x एंड -4xy सोल्यूशन, यानी इनको मल्टीप्लाई करना था, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ऊपर देखें एरो का निशान लगा के, तीर का निशान लगा के मैंने इसको सोल्व आउट कर दिया। 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आता है। एक्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ऊपर पावर, तो बाकी जो है हमारे पास वाई जी उस तरह आ जाएगा, यानी -20x² वाई जी जो है वो इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास जो है वो मीडियन और मोड के हवाले से भी आया हुआ था। एक पीछे मैंने क्वेश्चन आपको बताया सीरीज के हवाले से, वो ब्रैकेट में मैंने आपको बताया हुआ था कि मोड ऑफ सीरीज में भी वो कोई और क्वेश्चन हो सीरीज के हवाले से, उसकी कंडीशन कोई और हो, और यहाँ पे जो मोड और मीडियन का जो क्वेश्चन हो उसकी कंडीशन कोई और हो। यानी कि आपने जहन नशीं कर लेना है कि आपने अपना कॉन्सेप्ट जो है वो मीडियन और मोड के हवाले से भी क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। मे भी किसी का पूछा आगे जो डिजिट हिंसे हैं वो मुझे मेरे तक नहीं पहुंच पाए, सॉरी फॉर दैट। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आप इस चीज़ को आप जहन में रख लें कि आपने इसको कैसे टैकल करना है, इसके रेलेवेंट भी आपका एक एमसीक्यूज आया हुआ था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी 3x - 6 = 9। अब इसमें जो है ना हमने फिर x फाइंड करना है। पहले भी हम एक x फाइंड किया, अब ये x जो है ना ये तो हमारा पीछे नहीं छोड़ रहा, और पता नहीं किसकी x है और हमारे पीछे आ गया। बाय द वे हमारा काम है इसको सॉल्व करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है, इसका इलाज करना। तो 3x - 6 = 9, इसका जो है ना अगर हम ट्रीटमेंट करें, इसको सॉल्व करें, तो ये हमारे पास जो है इसको मैंने सॉल्व किया हुआ। x जो है वो फाइंड करना है 3x - 9 + 6। अब 3x हमारे पास साइड पे हो गया, और बाकी 15 को जो है वो हमने 3 पे डिवाइड किया तो 5 हमारे पास आंसर आ गया।
यानी x का अगर हमने ट्रीटमेंट किया इस क्वेश्चन का, तो जो x हमारे पास आया वो हमारे पास 5 आ गया। तो होप सो कि x जो है उसने हमारा पीछा छोड़ दिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस 3, ये भी हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं कहा कि यहाँ पे आप y की वैल्यू फाइंड करें, z की वैल्यू फाइंड करें, या फिर आप x की वैल्यू फाइंड करें। हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ पे वैल्यू ज़रूर दी गई है। x की वैल्यू वो हमें 2 दी गई है और y की वैल्यू हमें भी 2 दी गई है, और ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 17 भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, अगर आप देखें यहाँ पे जो है 4 + 2 - 3, ठीक है, और 4 + 2 6 हो गया, -3 इज इक्वल टू हमारे पास 3 जो है वो राइट आंसर आ गया इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। अब आगे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, थोड़े लेंथी हैं लेकिन ट्रिकी हैं, ये भी मैंने सॉल्व करके आपके लिए रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कोस्ट के हवाले से आया था। जहन में रख लें, जो आपके पास पोर्शन है, जो आपके पास ट्रिक है, जो आपके पास एरिया है बेटा, वो आपका कोस्ट है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कोस्ट ऑफ 5 kg टोमेटोज, यानी टोमेटोज जो कीमत है 5 किलो जो आपके पास टोमेटोज हैं उनकी जो कीमत है वो आपके पास 100 रुपीज़ है। तो कोस्ट ऑफ 2 kg टोमेटोज जो है वो कितनी होगी, यानी 5 किलो की जो कोस्ट है, प्राइस है, वो हमें दी गई है, वो आपके पास 100 है, 100 रुपया। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 केजी की कितनी होगी, ये आप जो है कोस्ट निकालें। अब यहाँ पे देख लें, एरो का निशान लगा के मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। अब कोस्ट ऑफ 5 केजी हमारे पास 100 है। इस तरह कोस्ट ऑफ 1 केजी जो है वो अगर हमने पहले निकाल ली, देन हमें जो है वो 2 केजी की जो रिक्वायर्ड है वो भी हम निकाल पाएंगे। तो कोस्ट ऑफ 1 केजी के निकालने के लिए जो है, जो 5 केजी है, 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने से हमारे पास 1 केजी की जो कोस्ट है वो हमारे पास आ गई। यानी कि 1 केजी की जो कोस्ट है वो हमारे पास 20 है। फिर आगे जाके 20 को 2 से करेंगे, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड है, जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमने निकालनी है, जिस चीज़ का सोल्यूशन हमें चाहिए वो 2 केजी का चाहिए। तो 2 को 1 हमारे पास आ गई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 40 आ गया। यानी कॉस्ट ऑफ 2 केजी जो है वो हमारे पास 40 है, 40। ये आपके इस पोर्शन में 18 एमसीक्यूज हो गया। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है बेटा वो है जी रेडियस के हवाले से और डायमीटर के हवाले से। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपकी जो है वो यूज़ हुई हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो हमने निकालना है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर के 3 फार्मूले हैं, लेकिन आपने उन तीनों में से कौन सा फार्मूला कैसे और कहाँ पुट करना है, कैसे उसको सिलेक्ट करना है आपने, और कैसे पुट करना है, कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, यानी कि स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा। तो इसी तरह हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अगर हम फार्मूला देखें तो ये हमारे पास फार्मूला है डायमीटर इक्वल टू मल्टीप्लाई रेडियस, ठीक है। अब ब्रैकेट में मुझे लिखना चाहिए था इफ रेडियस गिवन, यानी कि बिल्कुल रेडियस जो है वो हमारे पास गिवन है। रेडियस हमें बताया गया कि 5 सेंटीमीटर है आपका। 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर है और फिर डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गया, मतलब उसके डबल हो गया जितना हमारे पास रेडियस का सर्कल दिया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन रेडियस और डायमीटर के रेलेवेंट भी था। ये क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाएंगे बेटा जब आपके पास ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके ज़हन नशीं होंगी, मतलब कि फार्मूले के बगैर आपका काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। आगे एक और क्वेश्चन भी दो आपके हैं, वो भी फार्मूलों के मुताबिक हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारे पास मार्क्ड प्राइस ऑफ हैंडबैग। एक जो है वो हैंडबैग है, उसकी जो प्राइस है, मार्क्ड प्राइस, वो हमारे पास 200 है। सोल्ड 8 जो कि बेचा गया, सेल हुआ कितने पे, 160 पे, 160 रुपये में। देन फाइंड परसेंटेज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है ना वो हमने यहाँ पे परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन जो है वो इसका जो एमपी है हमारे पास, यानी मार्क प्राइस, वो हमारे पास 200 है। इस तरह हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है यानी एसपी, वो हमारे पास 160 है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। जिस बच्चे को फार्मूला पता होगा वो देन फार्मूला लगाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है अपनी वैल्यूज पुट करेगा, अपना मंजिल तक यानी कि आंसर तक पहुँच पाएगा। यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट है वो हमारे पास, इसका जो फार्मूला इक्वल टू एमपी यानी मार्क प्राइस इज इक्वल टू एस प्राइस यानी सेलिंग प्राइस एसपी, और फिर नीचे इसको हमने डिवाइड किया हुआ है मार्क प्राइस में एमपी में, और इक्वल हमारे पास मल्टीप्लाई में हमारे पास 100 है। अगर हम देखें हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू मार्क प्राइस यानी एमपी, आगे सेलिंग प्राइस यानी एसपी, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है
मार्क प्राइस के साथ यानी एमपी के साथ और मल्टीप्लाई किया हुआ है 100 के साथ। ये हमारे पास ओवरऑल फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटा हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। उन वैल्यूज को पुट करने के साथ साथ 200 माइनस 160 और उसको हमने 200 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 और 200 में से हमने 160 जो है वो हमने अगर माइनस करें तो हमारे पास 40 आता है। उसको फिर हम 40 को 200 पे डिवाइड करें, हमारे पास 1/5 आता है। 1/5 को जो है आगे 5 का टेबल अगर हम लेके जाएं 100 पे तो ये हमारे पास 20 आ गया। यानी डिस्काउंट परसेंटेज जो रिक्वायर्ड थी, जो चीज़ चाहिए थी, वो हमारे पास, हमने इसका सोल्यूशन निकाला फार्मूला लगा के, तो वो हमारे पास 20 आ गया। तो ये आपके पास 20 जो है वो राइट आंसर है इसका। आखिरी क्वेश्चन है इस पोर्शन का, वो हमारे पास है जी, फराज सोल्ड कंप्यूटर एट प्राइस 35,000। फराज ने कंप्यूटर जो है वो सेल किए 35,000 में ऑन 20% लॉस, यानी ये कीमत ज़्यादा थी, शायद जो है उसने 20% लॉस में जो है वो बेच दी। मतलब ऐसे क्या हुआ, नुकसान हुआ। कितने फीसद? 20%, 20% नुकसान हो गया इसको। देन फाइंड द परचेज प्राइस। अब यहाँ पे हमने परचेज प्राइस जो है वो हमने फाइंड करनी है। सिंपल सोल्यूशन जो है हमारे पास, हमने इसका देखना है फार्मूले के अकॉर्डिंग। सॉरी, पहले हम देख लेते हैं इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास एसपी है 35,000, उसके बाद 35,000 रुपये। उसके बाद कॉस्ट प्राइस जो है, जो हमने फाइंड करनी है, वो उसको हम एक्स कर लेते हैं, ठीक है। एक्स ने अभी तक हमारे पीछे नहीं छोड़ा, पता नहीं कहाँ से ये चलता आ रहा है। कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास सीपी है वो हमारे पास एक्स है, इसको हम एक्स जो है वो फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि हम मैथ्स में बचपन से एक्स को पक्का फर्ज ही करते आए हैं। तो आगे जो फार्मूला है वो है हमारे पास लॉस्ट परसेंटेज और सी पी माइनस एस पी ओवर सी पी मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे जो लॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास 20 है, क्योंकि जो उसको लॉस हुआ, नुकसान हुआ, वो 20% हुआ। तो यहाँ पे लॉस्ट प्राइस हमारे पास 20 है। इसी के साथ एक्स आ गया सी पी में, क्योंकि हमने एक्स को जो है वो फर्ज कर लिया था। तो माइनस 35,000 ओवर एक्स, आगे मल्टीप्लाई किया हमने इसको 100 के साथ, और 20 को डायरेक्ट हमने जो है वो 100 के साथ अगर इसको वो करें तो हमारे पास 5 आता है। तो x हमने साइड पे कर लिया, क्योंकि x को हमने फाइंड करना है, पता नहीं ये कहाँ भागा हुआ है। x को अगर हम फाइंड करेंगे तो 5x माइनस 35,000। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x आ जाएगा। अगर 5 को हम 35,000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें तो नीचे हमारे पास एक डिजिट आ गया, उसको हम साइड पे कर लेंगे 5x माइनस एक्स। अब यहाँ पे 5x से एक x निकाल लिया, न जाने उसको और कितने x होंगे पीछे। तो बाय द वे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4x हमारे पास आ गया, 4x से हमने फिर x को साइड पे कर लिया, यानी कि हमने पूरी मैथ्स के अंदर, पूरे पोर्शन के अंदर x को जो है वो बचाते ही रहे हमेशा। मतलब किसी न किसी जगह x जाके बचता ही रहे। खैर मार हमने ही खानी है, मार खाएंगे तो कुछ करेंगे तो कुछ बनेंगे, ऐसे काम नहीं चलना। एक्स तो जो है वो छोड़ गया तो उसने वापस नहीं आना। अब यहाँ पे एक्स को हमने फाइंड करना है, जो हमारे पास रकम गिवन थी उसको हमने 4 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास नीचे राइट आंसर आ गया, यानी एक्स जो है वो हमारे पास राइट आंसर आ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये 25 मार्क्स का पोर्शन होता है आपका, 25 नंबरों पे गिवन होता है, जिसमें से 21 यानी 21 एमसीक्यूज थे, जो सारे के सारे मैंने आपके सामने रख दिए। उसके बाद आगे आते हैं बेटा सब्जेक्टिव का पोर्शन। अब जो सब्जेक्टिव का पोर्शन है इसमें आपके दो ऐसे होते हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है और बाकी नरेटिव ऐसे होता है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे कौन सा ऐसे होता है, इसको कैसे लिखते हैं, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, इसका इख्तिताम कैसे करते हैं। इस तरह आपका नरेटिव ऐसे भी हो गया, इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे और इसका इख्तिताम हम कैसे करेंगे। तो ये पूरे का पूरा एक लेक्चर जो है वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड हुआ पड़ा है। काइंडली आप प्ले लिस्ट विजिट करें, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। वहाँ से जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और टैक्टिक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर मतलब कि की हुई हैं। पूरे लेक्चर आपको मिल जाएगा, ताकि ये 25 नंबर का पोर्शन आपके हाथ से ना निकले, क्योंकि ये वाइड पोर्शन ऐसा होता है जो कि आपकी सेल्फ राइटिंग के ऊपर, आपकी क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर मुनहसर होता है। अल्फाज किस तरह के इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के रेफरेंसेस, कोटेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनको कैसे हमने इस्तेमाल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें उस लेक्चर में आमिर साहब ने बताई हुई हैं। तो काइंडली आप वो लेक्चर जो है वो ले लें, तो वहाँ से आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जो टॉपिक है हमारे पास वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे, जो कि आपका 15 नंबरों का होता है, 15 मार्क्स पे बेस करता है। इसमें जो सब्र का फल मीठा होता है, एक ये आपका आया था 1 पे, और सेकंड नंबर पे इंटरनेट की इंसानी ज़िंदगी पर मुस्बत और मनफी असरात, ये भी चीज़ें हैं। और तीसरे नंबर पे आपके पास शोहरत या दौलत क्या हासिल करनी चाहिए।
अब ये आर्गूमेंटेटिव ऐसे, इसकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहीं पे कि यहाँ पे आपने अपने दलाइल मजबूत करने होते हैं। लेट्स सपोज हम तीसरा पॉइंट जो है वो उठाते हैं जिसमें शोहरत या दौलत है, कि शोहरत या दौलत क्या हासिल करनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि शोहरत हासिल करनी चाहिए, दौलत हासिल नहीं करनी चाहिए, तो मेरे दलाइल अच्छे होने चाहिए। मैंने उसमें इतने अच्छे रेफरेंसेस, कोटेशन पॉइंट्स अच्छे डाले हों ताकि मेरे दलाइल अच्छे हों, एग्जामिनर मुझे अच्छे नंबर दे। दलाइल हमने कैसे अच्छे करने हैं, हम एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो उस लेक्चर के अंदर अपलोड हो ही पड़ी हैं, वहाँ पे बताइए आमिर साहब ने, तो वो आप लेक्चर लें तो ये आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नरेटिव ऐसे, ये एक कहानी वाला ऐसे होता है। नरेटिव ऐसे उसको कहते हैं जिसमें आपने कहानी बयान करनी होती है, यानी कि जो हमारे पास पहला है वो लम्हा जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो, यानी आपने पूरी ज़िंदगी में जब से आप पैदा हुए उस वक्त से लेके 4 सितंबर तक आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा लम्हा आया होगा जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो, वो एक कहानी जो है आपने लिखनी है। उसके बाद सहरा में सफ़र, कभी आपने सहरा में सफ़र किया हो तो वो भी आपकी एक कहानी है, ठीक है, आपने शुरुआत कैसे की, उस सफ़र की क्यों की, उसके पीछे क्या लुबे लुबाब था, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपके पास बचपन का दोस्त, यानी कोई आपका बचपन का दोस्त है तो उसके ऊपर भी जो है वो आप अपनी स्टोरी नरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। आगे लैट और यूज सेट के हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जो ऊपर वाला नंबर है जैज़ वाला, वो मेरा नंबर है, और जो नीचे वाला नंबर है वो आमिर साहब का है। किसी भी नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है। तो लैट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हमारे प्रोफेशनल नोट्स, हमारी टीम से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बनकर लैट को बेहतरीन और अच्छे नंबरों के साथ पास करके किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट द कंट्री, किसी भी अच्छे लॉ इंस्टीट्यूट में आप अपने लॉ को हैज़ ए कैरियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़।